पोनियन सेल्वन की कहानी तमिल इतिहास में 10वीं से लेके 11वीं सदी के बीच चोल राजवंश के सम्राट सुंदर चौजार, उनके दो बेटे, एक बेटी और राजमहल के अंदर रची गई षड्यंत्र की कहानी है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में और नई नई कहानी आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक हमें और उत्साह देती है आगे बढ़ने के लिए। चलिए फिल्म की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चोल राजवंश के सम्राट सुंदर चौजार दक्षिण भारत में समृद्ध रूप से शासन करते थे। उनके दो बेटे हैं जिनका नाम आदित्य करिकलन और अरुलामोजी वर्मन यानी पोनियन सेल्वन है, और उनकी छोटी बहन है कुंडवाई। आदित्य करिकलन पांड्यन को युद्ध में हराते हैं और उनके राजा वीरपांडियन का सर धड़ से अलग कर देता है। इसका बदला लेने के लिए वीरपांडियन के अंगरक्षक ने चोल राज्य में घुसपैठ कर देते हैं। उसके बाद श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए युवराज पोनियन सेल्वन अपने नौसेना के साथ श्रीलंका पर यात्रा प्रारंभ करते हैं। वे दोनों भाई मिलकर चोल साम्राज्य को उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में विस्तार करना चाहते थे और वो दोनों कांची और लंका पर विजय प्राप्त करते भी हैं। उधर राजा सुंदर चौजार बीमार पड़ जाते हैं। दोनों ही भाई सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी थे और राज्य के प्रभारी बनना भी चाहते थे। राज्य का केवल एक ही राजा बन सकता था और वो था चोल साम्राज्य का बड़ा बेटा युवराज करिकलन, पर वो अधिक कपटी और भावुक किस्म का इंसान था। राजा सुंदर चौजार पर सुनिश्चित करना चाहता था कि वही उत्तराधिकारी हो राज्य की। मूवी की शुरू में दिखाया गया था कि करिकलन बड़ी बहादुरी से राष्ट्रकूट के दुश्मनों को मार गिराते हैं, पर इसके बाद राष्ट्रकूट के राजा खोटिगा को करिकलन ना मार के छोड़ देते हैं ऐसे ही। उस रात चोल साम्राज्य के सभी सैनिक अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी करिकलन को खबर लगता है कि कुछ लोग चोल साम्राज्य के खिलाफ काम कर रहा है ताकि साम्राज्य के सम्मान को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए करिकलन ने इस अफवाह की सच पता लगाने के लिए अपने भरोसेमंद सहयोगी और वानर वंश के राजकुमार वंतिया देवन को कदमपुर भेजते हैं और बाद में तंजौर जाके उनकी बहन राजकुमारी कुंडवाई और सुंदर चौजार को इस बात की सूचना देते हैं। अब ये पता लगाना वंतिया देवन का कर्तव्य बन चुका था कि कौन साम्राज्य के खिलाफ काम कर रहा था, और वो अपनी घोड़े लेकर कदमपुरा के ओर निकल पड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो काफी कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आ जाती है, लेकिन किन बातों को लेकर ये सब कुछ चल रहा था वो एक रहस्य ही बना हुआ है जो हमें बाद में पता चलेगा। खैर, कदमपुरा के किले पहुंचने के बाद वंतिया देवन देखता है कि चोल साम्राज्य के कोषाध्यक्ष पेरिया पर्वतेश्वर वहां आ रहे हैं। तब वंतिया देवन का सामना एक स्पाई से होता है जिसका नाम था अजवरकरियन नंबी। उस वक्त पर्वतेश्वर अपनी जहाज से उतरकर तंजौर की ओर बढ़ रहे थे। साथ में एक पालकी को देखकर वंतिया देवन नंबी से पूछता है कि उस पालकी में कौन है। तब नंबी ये कहता है कि उसमें पर्वतेश्वर की पत्नी नंदिनी है। नंबी चोल के जासूस थे और वो वंतिया देवन को पकड़ लेता है और वो उसे शंभु नारायण महल जाने के बारे में वंतिया देवन से पूछता भी है। वंतिया इस बात को टाल के वहां से चला जाता है। रात को वंतिया देवन शंभु नारायण महल के अंदर पहुंचता है, तभी वहां के सिपाही उसे पकड़ लेता है। कंदमरन वहां पहुंचते ही वंतिया देवन को छोड़ दिया जाता है। वहां वो पर्वतेश्वर से मिलता है। पर्वतेश्वर काफी गुस्से में नजर आते हैं, ये बताते हुए कि आदित्य करिकलन राष्ट्रकूट युद्ध में क्या किया था। तभी वंतिया देवन वहां का माहौल खराब होने से पहले ही एक झूठ कहता है, और वो झूठ ये था कि वो अभी आदित्य करिकलन के साथ नहीं है और पर्वतेश्वर का गुणगान करते हुए उन्हें खुश करता है। उसी रात को चुपके से वंतिया देवन बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सभी मंत्री एकत्रित हुए हैं और एक बैठक में पर्वतेश्वर और सभी मंत्रियों द्वारा तैयार की गई एक साजिश को वहां वंतिया देवन चुपके से सुन लेता है। वो लोग वहां पर षड्यंत्र कर रहा था कि आदित्य करिकलन को कैसे सिंहासन पर चढ़ने से रोका जा सके और उस पर अपनी चाचा मदरंटका को चोल साम्राज्य की राजा किया जा सके। मदरंटका सबसे अपने सिंहासन पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और सभी मंत्री उनका साथ भी दे रहे थे। वहाँ ये सब बातें नाम्बी भी चुपके से सुन रहा था
और वातियादेवन वहाँ नाम्बी को भी देख लेता है। अगले दिन नाम्बी को वातियादेवन पकड़ लेता है। वहाँ वातियादेवन को नंदिनी के बारे में पता चलता है कि वो नाम्बी के पड़ोस में रहने वाली उसकी मुंह बोली बहन है। उसके बाद वातियादेवन कदमपुरा से तांजोर की ओर जाते वक्त वही पालकी फिर से देखता है। वहाँ महारानी नंदिनी को देखकर वातियादेवन अचंभित हो जाता है। वो नंदिनी को पड़ोस में रहने वाला भाई नाम्बी का संदेश लाने की बात करता है और अपना पहचान बताते हुए वो करिकलन का सेवक बताता है। तब नंदिनी वातियादेवन को अपनी अंगूठी देते हुए महल में आकर मिलने को कहती है। अगले दिन वातियादेवन एक झूठी चिट्ठी राजा सुंदर चौजर के नाम से लेके जाता है और वो अंगूठी दिखाकर नंदिनी के पास उस महल में प्रवेश करता है। वहाँ पर्वतेश्वर का भाई वातियादेवन को पकड़ लेता है और वो उसे पहले गुप्तचर समझकर मारने वाला होता है। तब वो महारानी नंदिनी की अंगूठी दिखाता है और बताता है कि ये अंगूठी उसे महाराजा पर्वतेश्वर ने कदमपुरा राज्य में दिए हैं। इसके बाद छोटा पर्वतेश्वर उसे महाराजा से मिलने की इजाजत दे देते हैं। आखिर में वातियादेवन आकर महाराजा सुंदर चौजर से मिलता है, जो तब आदित्य करिकलान के कहने पर तांजोर आया था। अब साथ में लाया हुआ चिट्ठी को वहाँ के मंत्री पढ़कर सुनाते हैं और वो सुंदर चौजर को पर्वतेश्वर का षड्यंत्र के बारे में भी बताता है और कैसे चोल वंश का विनाश करने के लिए मदरंटका को राजा बनाने की साजिश रची गई है, ये भी बताता है। तब वातियादेवन की तलवार को देखकर सुंदर चौजर समझ गया था कि ये उनका बड़ा बेटा आदित्य करिकलान का ही सहयोगी है और उसी ने निशानी के तौर पर तलवार दिया था और राजा सुंदर चौजर की जान पर खतरा भी है, ये बताते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए वातियादेवन कह देता है। इस दौरान सेनापति छोटा पर्वतेश्वर आ जाता है। तब वातियादेवन बात को बदल देता है। ये देखकर सेनापति को वातियादेवन के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वातियादेवन को बाहर बुलाते हैं और उसे कारावास ले जाने की कोशिश करता है, पर वातियादेवन भाग जाता है वहां से और बाद में नंदिनी के महल में आकर पहुंचता है। उनको देखकर वातियादेवन फिर से मोहित हो जाता है। तब नंदिनी अपने भाई का संदेश के बारे में वातियादेवन से पूछती है। तब पर्वतेश्वर महल पर पहुंचते ही उनका छोटा भाई बताता है कि आपकी दी हुई अंगूठी दिखाकर कोई राजा सुंदर चौजर से मिलने आया था और कुछ खतरा के बारे में भी बोल रहा था। तब पर्वतेश्वर बोलता है कि उसने किसी को भी अंगूठी नहीं दिया है। तब उनका छोटा भाई ये कहता है कि शायद महारानी नंदिनी ने ये अंगूठी दिए होंगे। यहाँ महल में पर्वतेश्वर की आने की खबर रानी नंदिनी को मिलती है। तब वातियादेवन वहां से भागने की कोशिश करता है। वातियादेवन के पास एक पत्र को नंदिनी देख लेती है। वातियादेवन कहता है कि ये पत्र करिकलन ने अपनी बहन राजकुमारी कुंडाबाई के लिए दिए हैं, जिसे लेकर जाना है उनके पास और जितना जल्दी हो सके पहुंचना है। ये सुनने के बाद नंदिनी उसे उस महल से भागने के लिए मदद करने की बात करती है, मगर एक शर्त रखती है। वो बोलती है कि इस पत्र का जवाब कुंडाबाई जो भी देंगी वो तुम्हें सबसे पहले मुझे आकर बताना होगा। और नंदिनी बाद में वातियादेवन को महल की एक गुप्त रास्ते से बाहर जाने को कहती है। अब पर्वतेश्वर महारानी नंदिनी से उस अंगूठी के बारे में पूछता है। नंदिनी कहती है, मुझे पता है कि वो एक गुप्तचर है। मैं ये अंगूठी जानबूझकर ही दी है उसे, क्योंकि उनको कुंडाबाई की दी गई पत्र के जवाब उस जासूस से पता चल सकेगा। वातियादेवन को उस महल की गुप्त द्वार से खजाना मिलता है। तब एक आदमी आकर वातियादेवन को उसके बारे में पूछता है। वातियादेवन अपने आप को जादूगर कहता है। ये सुनने के बाद वो आदमी चौंक जाता है, क्योंकि ये वही जादूगर है जो महारानी नंदिनी से मिलने के लिए चोरी छिपे आता है। यहाँ मदरंटक राजा पर्वतेश्वर से मिलने के लिए आते हैं और वातियादेवन उस वक्त भाग जाता है। मदरंटक और पर्वतेश्वर की बातचीत के समय उस जादूगर नाम का जासूस नंदिनी से चुपके से आकर मिलता है, जो वीरपांडियन का अंगरक्षक रवि दासन होता है असल में, और वो वीरपांडियन के मौत का बदला लेने के लिए नंदिनी को याद दिलाने के लिए आया था। वो नंदिनी से कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुमने वादा किया था? यहाँ नंदिनी बोलती है कि उन्हें सब याद है और कुछ मुद्रिका देते हुए कहती है कि लंका जाकर करिकलान का छोटा भाई पोनियन सेल्वन को मार देना।
तब वो जासूस वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वीरापांडियन का अंगरक्षक रविदासन अपने सिपाही को लेकर चोल साम्राज्य को खत्म करने की शपथ लेता है। वंतियादेवन अब राजकुमारी कुंडवाई से मिलने आता है। उन्हें देखकर वो फिर से अचंभित हो जाता है। वो वहाँ पर्वतेश्वर का षड्यंत्र के बारे में भी सारी बातें बताता है। सब सुनने के बाद राजकुमारी कुंडवाई वंतियादेवन को आदेश देता है कि वो तुरंत जाकर उनका छोटा भाई पोनियन सेल्वन को ये खबर पहुंचाए। कोदम्बलूर के राजकुमारी वनती भी अपनी होने वाली पति पोनियन सेल्वन के पास एक पत्र लिखती है। अब हम देखते हैं मधुरंटक चोल सिंहासन पाने के लिए अपनी माँ के साथ बहस करते हुए। तो फिर से हम करिकलन को उत्तर के ओर अपना साम्राज्य को विस्तार करते हुए देखते हैं और ठीक उसी वक्त उनके दादा उसे अपना राज्य तांजोर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ उनके पिता बीमार है और वहाँ पर्वतेश्वर और उनके पत्नी नंदिनी मिलकर कोई साजिश रच रही है। नंदिनी का नाम सुनते ही करिकलान को थोड़ी बेचैनी ही होता है। करिकलान तंजोर वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता है कि नंदिनी वहाँ मौजूद थी। तब करिकलान का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। नंदिनी अदिता करिकलान का बचपन का प्यार था, पर नंदिनी पर्वतेश्वर से शादी करने के बाद करिकलान उस दर्द को भूलने के लिए युद्ध में हमेशा लिप्त रहता था। पर नंदिनी इसलिए करिकलान से शादी नहीं की क्योंकि करिकलान ने नंदिनी को वीरापांडियन के साथ एक बार देख लिया था। तब गुस्से में आकर वो वीरापांडियन को मार दिया था। इस वजह से नंदिनी चोल राजवंश को समाप्त करने की ठान ली थी। अब नेक्स्ट सीन में हम पोनियन सेल्वन को लंका में देखते हैं। वहाँ युद्ध में विजय पाने के बाद वहाँ के बौद्ध भिक्षु उसे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए कहते हैं ताकि वो वहाँ के राजगद्दी पर बैठ सके, पर वो ग्रहण नहीं कर पाता है क्योंकि वो चोल राजवंश के अलावा दूसरे धर्म को ग्रहण नहीं कर सकता था। अब हम देखते हैं कि सुंदर चौजार बीमार होने के कारण उनकी बेटी कुंडवाई तंजोर आ पहुंचती है, पर वो महारानी नंदिनी को पसंद नहीं करती थी और वो अपने पिता को सारे षड्यंत्र के बारे में बताती है। वह मधुरंटक को राजा बनाने के लिए सभी मंत्री फिर से एकत्रित होती है। ये बात कुंडवाई को भी पता चलती है। वो उस सभा को बंद करने के लिए पुरजोर कोशिश करती है। वो उस सभा में जाकर पर्वतेश्वर से मिलती है। उसी सभा में जाकर कुंडवाई अपनी भाइयों की शादी के बारे में चर्चा करती है और जिसके बातों में बहक कर सारे मंत्रीगण सभा छोड़ के चले जाते हैं। इस वजह से सभा बंद होने पर पर्वतेश्वर ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये बात पर्वतेश्वर अपनी पत्नी नंदिनी को बताता है। तब महारानी नंदिनी कहती है कि ये कुंडवाई की ही चाल है। वो अपनी छोटे भाई पोनियन सेल्वन को बचाने के लिए एक जासूस भेजा है और करिकलन आकर इस तंजोर को 2 हिस्सों में बांट देगा। आगे सुंदर चौजार का मृत्यु का आरोप आप पर ठहराया जाएगा। ये सुनने के बाद भी पर्वतेश्वर कुछ समझ नहीं पाते हैं। इधर वंतियादेवन एक नाव चलाने वाली महिला पुंगजली और समुथिरा कुमारी के मदद से लंका पहुंचकर पोनियन सेल्वन से मिलता है। इसके पीछे पीछे नंदिनी के द्वारा भेजे गए पांडियन के गुप्तचर रविदास अपनी दल के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जो पोनियन सेल्वन को मारने के लिए ही आया था। यहाँ नंदिनी को अपनी अतीत याद आता है, जो बचपन से सिंहासन पर बैठने की चाह रखती थी। नंदिनी का राज और सिंहासन के साथ उसकी क्या संबंध है वो बाद में हम देखेंगे। इधर सुंदर चौजार बीमार होने के कारण उनका तबीयत और भी बिगड़ने लगते हैं। उस वक्त पर्वतेश्वर आकर महाराज सुंदर चौजार से झूठ कहता है कि पोनियन सेल्वन को एक पत्र देकर वापस बुलाया जाए, क्योंकि वो दोनों भाई राज सिंहासन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं आएंगे हम उनको बंदी बनाकर यहाँ लाएंगे। तब सुंदर चौजार बंदी बनाने का वजह पूछता है पर्वतेश्वर से। पर्वतेश्वर ये कहता है कि पोनियन सेल्वन लंका में बौद्ध भिक्षु ग्रहण करने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जो हमारे नियम के खिलाफ है। अब सुंदर चौजार के पास कोई विकल्प ना होने के कारण वो अपनी बेटी कुंडवाई को कहते हैं कि करिकलन को वापस बुलाया जाए। अपने दोनों बेटे आने पर सिंहासन पाने का षड्यंत्र का पता चल जाएगा। उधर पर्वतेश्वर अपनी पत्नी नंदिनी के साथ षड्यंत्र रचते हैं कि वह पोनियन सेल्वन को बंदी बनाया जाए। यहाँ ये सब देखते हुए नंदिनी बहुत खुश होती है, क्योंकि उनका पुराना बदला जो पूरा होने वाला था। ये पता चलता है कि नंदिनी ने पर्वतेश्वर से शादी करने से पहले एक शर्त भी रखी थी कि वो चोल साम्राज्य की रानी बनेगी। अब
वंतिया देवन की बातों पर पोनियन सेल्वन पहले यकीन नहीं करता है और उसके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो चोल साम्राज्य की गुप्तचर है। वंतिया देवन की पत्र पढ़कर पोनियन सेल्वन उसको साथ में लेकर पेरियर की ओर जाते हैं। तब नंदिनी के द्वारा भेजी गई गुप्तचर के द्वारा पोनियन सेल्वन के ऊपर हमला होता है। तब एक हाथी पर बैठकर सफेद बालों वाली एक औरत आ जाती है और वो उन दोनों को वहां से बचाकर कहीं गायब हो जाती है। उधर कुंडवाई करिकलान को चोल साम्राज्य की षड्यंत्र के बारे में बताती है। तांजोर से एक जहाज से कुछ गुप्तचर पोनियन सेल्वन को बंदी बनाने के लिए सिंगाला पहुंच जाते हैं। ये बात पोनियन सेल्वन को पता चल जाता है। समुथिरा कुमारी ये बात बताती है, पहले से पंड्या के गुप्तचर वहां के राजा महेंद्रन से हाथ मिलाते हुए वो पोनियन सेल्वन को मारने में मदद मांगते हैं। पोनियन सेल्वन अपने पिता के आदेश पालन करने के लिए बंदी बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तब वो अपना चाल चलता है। पोनियन अपनी पगड़ी और वेश पोशाक वंतिया देवन को पहना देता है और वो समुथिरा कुमारी के नाव में बैठकर तंजूर की तरफ चल पड़ता है ताकि उन्हें कोई पहचान नहीं पाए और वो सुरक्षित अपने पिता तक पहुंच पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वंतिया देवन के ऊपर हमला होता है जो पांड्या के गुप्तचर थे। उनके सरदार उसे देखकर पहचान लेते हैं कि ये पोनियन सेल्वन नहीं है। इसके बाद जानबूझकर वंतिया देवन को चोल से आए हुए जहाज के ऊपर बांध देते हैं, जिसे देखकर पोनियन सेल्वन से रहा नहीं जाता और उसकी मदद करने के लिए उस जहाज तक चले आते हैं। तब पांड्या और पोनियन सेल्वन के बीच जोरदार लड़ाई होता है और समुथिरा कुमारी अपनी नाव अकेले संभाल रही होती है। वहाँ एक नाव में फिर से वही सफेद बाल वाली महिला दिखाई देती है जिसने हाथी पर आकर पोनियन सेल्वन की जान बचाई थी। इस दौरान जहाज में आग लगने के कारण वो जहाज वहीं पर पलट जाता है। ये खबर तंजौर में आग की तरह पहुंच जाता है कि पोनियन सेल्वन जहाज डूबने के कारण मर चुका है। ये खबर करिकलान तक पहुंचते ही वो काफी गुस्सा होता है और वो नंदिनी को मारने तांजोर की ओर आता है, क्योंकि इस षड्यंत्र के पीछे नंदिनी का ही हाथ था। ये बात करिकलान को पहले से ही पता होता है। उस वक्त नंदिनी एक शीशे के सामने एक तलवार पकड़ते हुए दिखाई जाती है जो वीर पांड्यन के ही होते हैं और यहीं पर मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी की दूसरी पार्ट पोनियन सेल्वन पार्ट 2 इसी मंथ का लास्ट में रिलीज हो रही है। तो आपको अगर जानना है आगे की कहानी तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे। और कैसा लगा आपको फिल्म की कहानी कमेंट में जरूर बताना। फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।